तो कैसे हो दोस्तों, आए सभी लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारा लेक्चर 6 है फिजिक्स के लिए, जिसके हम सारी फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारा 2025 एग्जाम अच्छा हो सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो बेसिकली ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को। ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं इतना ईजी कर लूँगा तुम्हारे लिए। ये तुम कहोगे कि भाई क्या था ये। तो ठीक है, सबसे पहले हम ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद वेव्स पढ़ेंगे। तो पहले ऑसिलेशंस के अंदर हम पहले जान लेते हैं व्हाट आर ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन वर्ड किस चीज़ से निकल के आया है, मतलब कोई चीज़ टू एंड फ्रो मोशन है उसे हम ऑसिलेशन बोलते हैं, लेकिन वहीं पीरियोडिक मोशन भी होते हैं। अब पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन से कैसे अलग है या उसी का पार्ट है? देखो, सारे ऑसिलेशंस पीरियोडिक होते हैं क्योंकि ऑसिलेशन पीरियोडिक का मतलब क्या है कि कोई भी मोशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होना चाहिए। तो वो सभी क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन होते हैं। जैसे मान लो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तो 365 डेज लगते हैं लेकिन 365 डेज फिर दोबारा घूमने लगती है। तो ये मतलब ये चीज़ क्या है, पीरियोडिक मोशन है। लेकिन क्या तुम इसे ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हो? ये पीरियोडिक तो है क्योंकि एक टाइम के बाद वापस आ रही है। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन वही होगा जो टू एंड फ्रो होगा। ये पॉइंट है, इस तरफ को इतना जा रहा है, इस तरफ को इतना जा रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड फिक्स रहता है। ठीक है, तो सभी ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन है लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशंस नहीं है। वहीं एक वर्ड आता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के अंदर क्या है? देखो, ये दोनों तो सेम है। ठीक है, वाइब्रेशन क्या है, बहुत छोटे लेवल पे है जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक सेकंड में अगर बहुत ज़्यादा बार वाइब्रेट कर रहा है, जैसे मान लो एटॉमिक लेवल पे हम बात करें, तो उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। वहीं एक छोटी सी स्प्रिंग है, उसे हमने प्रेस कर दिया, वो इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये जस्ट वर्ड का डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वाइब्रेशन बोल देंगे, अगर कम है तो ऑसिलेशन बोल देंगे, वरना ये भी ऑसिलेशन ही है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या है, वाइब्रेशन क्या है, ऑसिलेशन क्या है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे बस सिंपल हार्मोनिक मोशन हम स्टडी करेंगे, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, उससे पहले मैं तुम्हें दो चार चीज़ें बताऊंगा। जैसे मान लो कोई भी एक हमारी वेव है, ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑसिलेशन हो रहा है, उसे हम एक इक्वेशन से दिखा सकते हैं, मैथ की इक्वेशन से। ठीक है, जहाँ पे अगर ये मोशन इस तरह से हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है और उसका यहाँ से वापस आ रहा है, ये पेंडुलम भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं अगर मैं इसे सर्कल बना दूँ और कोई एक पार्टिकल है जो इसके ऊपर मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसकी अगर प्रोजेक्शन तुम यहाँ से निकालोगे, ठीक है, ये अगर ये सेंटर है और ये इसका वेक्टर है, ये वेक्टर पूरा ऐसे घूम रहा है, तो इसकी प्रोजेक्शन निकालोगे अगर तुम, तो ये अगर ए है तो ए cos थीटा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे है तो ये लेंथ यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगी, उसके यहाँ पे है तो ये लेंथ यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे यहाँ लेंथ आ जाएगी। तुम इसे देखोगे कि ये जो प्रोजेक्शन है ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा है लेकिन जो हमारी प्रोजेक्शन है वो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो किसी भी मोशन को अगर हम उसकी जो ये डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से, सेंटर से, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, जिसे इस फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, तुम्हें ये कुछ याद नहीं रखना, बस तुम्हें याद रखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट हम इस फॉर्मूले से दिखाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये फेस कांस्टेंट है फाई, जो इनिशियल टी इक्वल टू टाइम 0 पे तुम्हें दिख जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फेस कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा फेज है ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा पूरे टाइम। और ये है क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। तो और ये है किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, इसे हम एक्स टी से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इस चीज़ से दिख जाए। अब देखो क्वेश्चन एक ऐसे ही बन सकता है कि तुम्हें कुछ एक फंक्शन दे देंगे डिस्प्लेसमेंट का ही, एक्स टी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। अब तुमसे बोलेंगे कि इसका पीरियड बताओ क्या है। पीरियड क्या है कि एक ऑसिलेशन, मतलब एक कितना टाइम पीरियड लगा पूरा एक ऑसिलेशन होने में। ठीक है, तो पीरियड कैसे निकालोगे, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें बताता हूँ। अगर कहीं पे भी इस तरह से दे रखा हो तो वो तुम्हें ऐसे लिखना है। पीरियड का मतलब क्या है कि 2 पाई कवर कर लिया उसने। ठीक है, तो 2 पाई के बाद सेम आ जाएगा, तो एक्स टी को तुम और कैसे लिख सकते हो, एक्स टी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस फॉर्म में लेके आना है, कोई भी दे रखा हो तुम्हें, उसमें लेके आना है साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म के अंदर लेके आना है।
तो यहाँ पे जो भी आएगा वो तुम्हें टाइम पीरियड दे देगा, ठीक है। तो अभी तुम यहाँ से क्या करोगे यार, ये ओमेगा के आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 ओमेगा तो 2 ओमेगा रहेगा, तुम्हें इस फॉर्म में लेके आना है बेसिकली टी प्लस टी की फॉर्म में। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, साइन 2 ओमेगा कॉमन ले लोगे इसके अंदर, तो क्या बचेगा टी प्लस 2 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे टी और टी को तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा रहेगी, तो टी प्लस टी की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या दे रहा है, तो टाइम पीरियड दे रहा है, तो टी क्या आ जाएगा हमारा पाई बाय ओमेगा। ये तो याद रखना है, इस फॉर्म में लेके आना है। अगर यहाँ पे सिंपल होता साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, ओमेगा कॉमन लिया, टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट दे सकते हैं और टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, तो मैं निकालना आना चाहिए। दूसरा यहाँ से क्या बनेगा, अब देखो बेसिकली पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारा इतने आसान तरीके से। एक तो ये हो गया टाइम पीरियड के ऊपर। दूसरा फ्रीक्वेंसी, तुम्हें क्या पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 1 टाइम पीरियड। 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं इसे हम हर्ट्ज, ठीक है। अभी ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है सिंपल हार्मोनिक की, ये वाली, ठीक है। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करोगे, डी एक्स टी डिवाइड बाई डी टी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ओमेगा टी प्लस 5 का ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ए ओमेगा, तो ये तुम्हारी वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी तुम्हें आनी चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है ओमेगा ए, ये रही, ठीक है। वहीं अगर एक्सेलरेशन पूछेगा, एक्सेलरेशन भी तुम्हारा ऑसिलेटरी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे डी वी बाई डी टी, साइन का हो जाएगा कोस, और बाहर आ जाएगा हमारा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन का कोस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे ए कोस ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आया ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है ओमेगा ए। वहाँ तुम्हें डायरेक्ट इस तरह से एक फॉर्म दे देगा कुछ भी, उसके अंदर ये वैल्यूज तुम्हें बस कंपेयर करनी पड़ेंगी। ओमेगा की वैल्यू पूछ लेगा, ए की वैल्यू पूछ लेगा, वेलोसिटी पूछ लेगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा, डायरेक्ट वैल्यू रख के इसके अंदर, ठीक है। किसी भी टाइम पे पूछ लेगा तो एक्स टी तुम्हें गिवन ही है यहाँ पे, तो इसके अंदर पुट करोगे, एक्सेलरेशन निकाल दोगे, वेलोसिटी भी तुम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। तीसरी चीज़ तुमसे क्या पूछेगा, एनर्जी पूछ लेगा इसकी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकालोगे। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसके अंदर जो फोर्स काम करती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अटैच्ड है और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इसके तुमने प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद क्या होगा कि ऐसे ऑसिलेट करेगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अभी क्या है इसकी, ये भी क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसकी भी हम डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसकी एनर्जी बतानी है, तो टोटल एनर्जी कैसे होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या निकल के आई थी हमारी माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये वी निकल के आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम, वी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ये किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट किससे दिखाई जा रही है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, ठीक है। फोर्स हमेशा ये स्प्रिंग की फोर्स होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ डी एक्स से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या से आए यहाँ से आ जाएगा ए कोस ओमेगा टी प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहीं से तुम्हें एक रिलेशन और याद रखनी है, देखो जो स्प्रिंग सिस्टम है उसके अंदर अगर मैं एम ए से कंपेयर करूँ, जो फोर्स है हमारी वो के एक्स के इक्वल है, ठीक है, और यहाँ से हमने ए क्या निकाला है ओमेगा स्क्वायर एक्स, अभी तो ये हो जाएगा के एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा क्या निकल के आएगा अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। ये आइडेंटिटी तुम्हें बिल्कुल 100% याद रखनी है, इससे डायरेक्ट फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, के इक्वल टू लिख देंगे एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये यही चीज़ बन जाएगी, बस कोस और साइन का अंतर रहेगा। तो टोटल एनर्जी क्या होगी
इन दोनों को ऐड कर देंगे तो के की जगह जब यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो ये चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, हाफ यहाँ से हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी होगी, यहाँ से हम इसको के से रिप्लेस कर सकते हैं तो हाफ के ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। और देखो टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट है हमारी डिस्प्लेसमेंट से, तो किसी भी पॉइंट पे ये फिक्स रह रही है क्योंकि ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रही है बस, और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स है। एनर्जी आपस में चेंज होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कहीं पे मैक्सिमम होगी, कहीं पे मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगी। और ये अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हम कर्व देखें तो जब हमारी कोई चीज़ स्प्रिंग है तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इसका एनर्जी कर्व तुम इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाली क्या है हमारी, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये x=0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और एक्सट्रीम एंड्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें पता लगना चाहिए किस तरह से आपस में ये चेंज होते हैं। तो हाफ के स्क्वायर इसकी टोटल एनर्जी है और ये तुम्हें पता ही लग गया। अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अगर इस तरह से हो सिस्टम, एक एंड इधर है एक एंड इधर है और बीच में एक बॉक्स है जो 2 स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इस तरह से तुम्हें वो दे दे, ठीक है, और इसे हमने इस तरफ को फोर्स लगा दी तो यहाँ से प्रेस हो जाएगा, तो जब ये यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी स्प्रिंग ये वाली, और ये वाली थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो जब तुम इधर को प्रेस कर रहे हो तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इधर को लग रही है, और इसे जब इधर को लगा रहे हो तो इस पर भी रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की वजह से भी इधर को लग रही है, तो दोनों तरफ से इधर को ही लग रही है। तो इस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, -2kx, ठीक है। अब इसे तुम कंपेयर करोगे एम ए से, और ए क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, √2k/m, ठीक है। तो इस तरह से ही चेंज हो सकते हैं अगर स्प्रिंग इस तरह से, नॉर्मली हमारा ये फॉर्मूला रहता है, लेकिन इस केस में फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से और क्या चीज़ निकल सकती है, टाइम पीरियड निकल सकता है। यहाँ से क्या, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t इक्वल टू √k/m, तो t हो जाएगा 2π√m/k। ये फॉर्मूले वही सब बता रहा हूँ जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इनसे अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इस तरह से हम टाइम पीरियड इसका भी निकाल सकते हो, तो ये टाइम पीरियड निकालने तुम्हें आने चाहिए। बाकी एक और चीज़ है हमारा पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सब तो नोट करते चलना एक चार्ट बना के। अगर पेंडुलम की लेंथ L है, ठीक है, यहाँ कोई हमारा मास M है, ठीक है, और ये वोल्स है, अब इसे ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारा टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, ये बस लेंथ पे डिपेंड करता है इसकी, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इसको, इस फॉर्मूले पे तो पता नहीं कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर जिसको याद नहीं होता वो नहीं कर पाता है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अभी यहाँ पे तुम इसकी फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो, कैसे, इसे इधर लेके आ जाओगे तो √g/L 2π/t हो जाएगा, और ये क्या होती है, ओमेगा होती है, तो ओमेगा क्या निकल के आएगी, √g/L, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 2π न्यू हो जाएगा, 1/t को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सब चीज़ों आपस में निकाल सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं ये सब तुम्हारे बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो ऑसिलेशन हमारा इसी के साथ एंड होता है। अब ऑसिलेशन से ही मिलकर वेव्स बनती हैं, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास वेव्स। अब वेव्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है वेव्स कितनी तरह की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स होती हैं, EM वेव्स होती हैं, मैटर वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स में 2 आती हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। EM वेव्स ही होती हैं, तुम्हें पता है कई सारी होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल विजन, सारी इसी के अंदर आती हैं। मैटर वेव्स, अब देखो इनका डिफरेंस पहले जान लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स के अंदर क्या है कि नॉर्मली जो जिसे हम स्टडी करेंगे वो यही है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग है या फिर कोई एक रस्सी तुमने बांध दी, उसे तुम इस तरह से कर रहे हो, तो ये सब क्या है मैकेनिकल वेव्स के अंदर आती हैं। वहीं इसके अंदर ये 2 पार्ट है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, तो इनके बारे में भी आएंगे। पहले हम देख लें EM वेव्स क्या होती हैं। इसके अंदर E और B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं,
ठीक है, और वो ऑसिलेट करते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं, तो उसी से एक हमारी वेव क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं। जो रेडिएशन है उसे यही बोलते हैं। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैटर वेव क्या होती है कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, लैम्डा इक्वल टू h/p, जहाँ डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो अगर उसका मास, उसका मोमेंटम हमें पता है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो वो सब मैटर वेव्स में आती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन वेव भी होती है, प्रोटॉन वेव भी होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन वेव भी होती है। तो वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो अलग चीज़ें। आज बेसिकली हमें ये स्टडी करना है। तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, जहाँ जो पार्टिकल ऑसिलेट कैसे करते हैं। वेव का मतलब है बेसिकली कि एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, तो ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करेगा अगले को। ये इसका धीरे धीरे एनर्जी कम होता चला जाएगा और वो एनर्जी इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ये ऑसिलेट करने लगेगा, फिर ये ऑसिलेट करने लगेगा, फिर इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हमें वो क्या है, एक वेव की तरह दिखाई देती है ऐसे करके, कि हर एक पार्टिकल ऐसे ही इस तरह से वेव मतलब ऑसिलेट कर रहा है, तो ये वेव फॉर्म हो जाती है। तो जहाँ पार्टिकल परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहा है उसकी वेव के मोशन के, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। वहीं अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन उसके अलॉन्ग हो रहा हो, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल का भी ऑसिलेशन हो रहा हो, जैसे हमारी क्या है कंप्रेशन रेयरफैक्शन से इस तरह से जो हम बोलते हैं, तो क्या है कि हवा जो है वो कंप्रेस होती है और रेयरफैक्ट होती है, तो उससे क्या है वेव इस तरह ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसके अंदर वाइब्रेशन भी इस तरह से है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में है वेव का। ठीक है, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, इसे ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो डिफरेंस पता होना चाहिए। अब डायरेक्टली आ जाते हैं कि इनकी इक्वेशंस पे, कि इस तरह से अगर एक प्रोग्रेसिव वेव है हमारे पास, तो उसे हम लिख कैसे सकते हैं। कोई भी एक वेव है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वाई है, ठीक है, और इस तरह से मोशन है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, इस तरह को चल रही है। अब यहाँ पे इसकी जो वाई डिस्प्लेसमेंट है, हम किसी भी एक्स पोजीशन पे किसी भी टाइम पे अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, इससे दिखा सकते हैं। ये होती है प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। अगर वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, अगर वो माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ बस इतना चेंज होगा कि के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये फेज़ है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये तुम्हें याद रखना है, इसका डायरेक्ट यूज क्वेश्चन में हो जाएगा कि ये फेज जो है कांस्टेंट रहता है वेव का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, के जो है हमारा, जिसे वेव नंबर बोलते हैं, के इक्वल टू होता है 2π/λ, ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, और वेवलेंथ क्या होती है, ये क्रस्ट टू क्रस्ट जो डिस्टेंस होती है, सही हम लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी अगर तुम मेजर करोगे ये भी लैम्डा ही होती है। तो ये हमारी लैम्डा है, और हमारी ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा फेस कांस्टेंट। ठीक है, अभी तुम्हें क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा कि इस तरह के एक कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह दे देंगे, कुछ नंबर्स वगैरह दे देंगे, और तुमसे पूछेंगे कि एम्पलीट्यूड बताओ, तो कंपेयर करके एक ही वैल्यू बता दो। अंदर एक्स के साथ कुछ दे रखा है तो वो के तुम्हें दे देगा, अगर टी के साथ कुछ दे रखा है वो तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे देगा, अगर इन दोनों के अलावा टी इक्वल टू 0 रखने पर कुछ मिल रहा है तो वो तुम्हें फेज एंगल दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इस इक्वेशन पे, तो ये इक्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये जो वेव आगे मूव कर रही है इसकी स्पीड कैसे निकालें। तो स्पीड के लिए सीधा सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, जैसे ई एम वेव्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना, C इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो यहाँ से तुम याद रख सकते हो ये स्पीड दे रहा है। तो अगर वेव की स्पीड निकालनी है, मान लो हम v से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा ही होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है, और वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो तुम, ओमेगा इक्वल टू क्या होती है 2π म्यू, तो यहाँ से म्यू निकल जाएगी ओमेगा/2π। तो अगर यहाँ से तुमने वेव की इक्वेशन से ओमेगा निकाल ली है तो ओमेगा/2π तो क्या है, फ्रीक्वेंसी दे देगी। और लैम्डा तुम यहाँ से के से निकाल सकते हो, के इक्वल टू 2π/λ, और यहाँ पे न्यू रखोगे, लैम्डा रखोगे, तुम्हें स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है, स्पीड ऑफ वेव किसी भी टाइम पे। अब देखो स्पीड दो तरीके से और निकाली जा सकती है, मतलब ये तो एक जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद ही रखना है। अब अगर मैं बात करूँ कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी एक हमारी वायर है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, वो ऐसे बिल्कुल खींच रखी है, तो अभी इसके ऊपर जो वेव क्रिएट होगी या फिर कुछ भी तुम बोलोगे या फिर कोई भी वाइब्रेशन आएगी, उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, जो उसके ऊपर वेव क्रिएट होगी उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे। अब एक खिंची हुई स्ट्रिंग है तो इस पर एक टेंशन बन रखी होगी, न्यूटन में कुछ फोर्स, टेंशन क्या होती है, फोर्स होती है। तो मान लो कुछ भी हमें टी टेंशन बनी हुई है और इसकी लेंथ है L, इसका मास है M, ठीक है,
तो इसकी मास डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, लीनियर डेंसिटी उसे हम बोलते हैं, म्यू से दिखा देते हैं m/l, ठीक है। और टेंशन है t जो इस स्ट्रिंग के अंदर बनी हुई है। तो इसके ऊपर जो वेव क्रिएट होगी वाइब्रेशन किसी भी तरीके की, तो उसकी स्पीड तुम दोगे इस फॉर्मूले से √T/μ। जो ट्रांसवर्स वेव बनेगी इसके ऊपर उसकी बात हम कर रहे हैं बेसिकली। तो ये ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्ट्रेच स्ट्रिंग पे अगर स्पीड पूछ लेगा, टेंशन तुम्हें गिवन होगी और तुम्हें ये लीनियर मास डेंसिटी दे देगा या निकालनी पड़ेगी, टोटल मास दे देगा, लेंथ दे देगा, तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे और स्पीड निकाल दोगे। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड कैसे निकालें। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से बनती है, तो उसमें क्या है, इलास्टिसिटी आ रही है, तो इसलिए तुम इलास्टिसिटी से याद रखोगे v = स्पीड अगर तुम्हें देनी है √y/ρ। अब ये y क्या है, ये है हमारा यंग्स मॉडुलस। अगर कुछ वॉल्यूम वैसे ऐसा कुछ है तो बल्क मॉडुलस भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी गिवन होगा उसे यहाँ पे रख दोगे, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही आएगा यहाँ पे, ये तुम्हें याद रखना है। और ये रो क्या है, ये मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे तुम्हें डायरेक्ट स्पीड मिल जाएगी। ये किसकी है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड है और ये ट्रांसवर्स की है। ये दोनों स्पीड तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। बाकी एक आइडियल गैस के अंदर अगर स्पीड तुम निकालते हो तो उसके लिए पहले न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, फिर लैपलास ने दिया था, तो लैपलास ने करेक्ट करके फॉर्मूला दिया था। तो वो स्पीड तुम याद रखना √P/ρ, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये ऊपर वाला प्रेशर है, नीचे वाला डेंसिटी है, ठीक है। और ये गामा क्या है, जो अभी थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था, एडियाबैटिक इंडेक्स Cp/Cv। तो ये तुम्हें याद रखना है अलग अलग गैसेस का। गामा तुम्हें बताइए, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक सब निकाले थे हमने। तो ये तीनों स्पीड, तीनों चारों चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट गिवन होंगी वैल्यूज़ और तुम्हें स्पीड निकालनी होगी तो तुम निकाल सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो मैं बताऊँगा बस वो याद रखना है, बाकी बस टॉपिक को एंजॉय करो। देखो तुमने देखा होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, फ्लूट्स होती है, सितार होता है, मतलब उनके अंदर देखा होगा वेव्स ही तो होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उसी की वजह से साउंड निकलता है। तो वो फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, ऐसा नहीं होता कि कोई फ्रीक्वेंसी हम निकाल दे रहे हैं, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ही हमें उपलब्ध होती है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है उसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। देखो तुम्हें पता है सुपर पोजिशन क्या होती है। अगर एक वेव है हमारी, वो इससे दी गई है और दूसरी वेव है y2xt, तो जब ये कहीं भी एक पॉइंट पे निकालना हो जहाँ पे दोनों वेव हैं, तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों का सिंपल सम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम सुपर पोजिशन निकालते हो। अब यही गेम कहाँ पे होगा, अगर ये दो बॉल है और बीच में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है, हमने ऐसे वाइब्रेट से करा दिया, किसी भी चीज़ से करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर कोई भी एक वेव जाती है तो वो हमारी रिफ्लेक्ट भी होकर आएगी, इधर से भी रिफ्लेक्ट होगी, तो एक मल्टीपल वेव सिस्टम बन जाएगा। तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी और एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगी। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है, देखो इस तरह का कोई सिस्टम बन जाएगा। ये तुम घर पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, स्टैंडिंग वेव सर्च करोगे तो इस तरह के तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये ना आगे को जा रहा होगा ना पीछे को जा रहा होगा, इस तरीके का ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। अब इसके अंदर देखो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो फिक्स रहती है, वो सब अभी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो तीन चीज़ याद रखनी है तुम्हें। इसे एंटी नोड बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है, जहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट रहता है इसे हम नोड्स बोलते हैं, एन से दिखा देते हैं। तो एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स। अब देखो खाली ये चार ही आएंगे, अगर ये लेंथ L है तो ये किस तरह से आएंगे, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। मतलब हम क्या है, देखो सिस्टम रहता है कि ये दोनों एंड बंद है, ठीक है। ये एंड खुला भी हो सकता है, ये भी खुला हो सकता है, दोनों खुले हुए हो सकते हैं, या फिर एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुला हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं कि हाँ यही फ्रीक्वेंसी आ सकती है। हमें फिलहाल क्या डिस्कस करेंगे, जब दोनों तरफ से बंद है, ठीक है। अब दोनों तरफ से बंद है तो एक वेव बन गई। अब इक्वेशन कैसे आएगी इसकी वो मैं ड्राइव नहीं करूँगा, मैं जस्ट तुम्हें बताऊँगा कि स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है कहीं पे भी एंटी नोड नोड, ये कैसे दिया जाता है, साइन kx से दिया जाता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड निकल के आता है इस वेव का। तो अगर हमें एंटी नोड चाहिए तो हम क्या रखेंगे, साइन kx = 1 रखेंगे। अगर हमें नोड चाहिए तो हम साइन kx = 0 रखेंगे। इससे तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा याद रहेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये बस एम्पलीट्यूड दिखाता है नॉर्मल वेव्स का, जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स है उनका, ठीक है। तो हमें दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो फिर साइन kx = 0 इस पॉइंट पे, तो यहाँ से kx किसके बराबर होना चाहिए, n पाई के बराबर होना चाहिए। यहाँ से k क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा,
अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और x क्या आ जाएगा n λ/2। तो हमारे अब तुम देखोगे कि फर्स्ट हमें जो नोड मिलेगा वो किस पे मिलेगा, λ/2 पे, सेकंड मिलेगा हमें लैम्डा पे, थर्ड मिलेगा हमें 3 λ/2 पे। तो किसी भी दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, λ/2। तो ये डिस्टेंस कितनी है, λ/2। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर तुम एंटी नोड निकालोगे सेम ही चीज़, यहाँ पे kx किसके इक्वल रखोगे, n प्लस यहाँ पे हो जाएगा π/2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे n = 0 रखोगे तो भी ये 1 आएगा, 1 रखोगे तो भी यहाँ पे पाई प्लस π/2 आएगा, तो भी ये हमें प्लस माइनस 1 मतलब वही चीज़ मिलेगी। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ से तुम k = 2π/λ रखोगे, फिर दोबारा वही वैल्यू निकालोगे, डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे भी λ/2 ही आएगा। ये वाला तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये वाला तुम्हें याद रखना है नोड वाला, और ये याद रखना है कि किसी भी एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 है, दो नोड के बीच की डिस्टेंस भी λ/2 है, ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो हमें ये निकालनी है कि इसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इसके जो इनिशियल एंड है वो भी नोड है और जिसका मैक्सिमम एंड है वो भी नोड है। अगर इसकी लेंथ l है, इसकी कंप्लीट लेंथ l है, तो जो ये हमारी पूरी लेंथ है ये किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, λ/2 का। ये तो यहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि अगर ये है हमारी डिस्टेंस λ/2 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 लैम्डा/2, तो ये क्या होना चाहिए, n λ/2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ फिक्स हो गई। अब यहाँ से अगर तुम लैम्डा निकालोगे तो हो जाएगी 2l/n। एक फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है लैम्डा का, ठीक है। दूसरा, अब हमने स्पीड पढ़ी थी, क्या होती है, v = फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, ये होती है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो हो जाएगी स्पीड डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा यहाँ से रखोगे 2l/n, ये हो जाएगी vn डिवाइड बाय 2l। ये होती है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये स्पीड है यहाँ पे और ये फ्रीक्वेंसी है, और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये तुम्हारा लैम्डा का फॉर्मूला। बस ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब इन फॉर्मूले से हमें क्या मिल रहा है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जरा। इससे हमें अलग अलग मोड मिल रहे हैं, तो वो तुमसे बेसिकली यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्या है, देखो n = 1 रखोगे तो लैम्डा = 2l है। अगर ये हमारे दो एंड हैं और इसकी लेंथ है l, ठीक है, तो पहला क्या है कि हमारी जो वेवलेंथ है वो 2l होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये मोड होगा, क्योंकि वेवलेंथ देखोगे तो वेव कंप्लीट करनी पड़ेगी यहाँ पे जाके, तो ये क्या हो जाएगा, 2l के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा क्या है हमारा, 2l के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट मोड ये है, इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल मोड भी बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। और इसकी लैम्डा है यहाँ पे 2l, और n = 1 रखोगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी v/2l, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब तुम इन दो फॉर्मूले की मदद से सब निकाल सकते हो। अब n = 2 रखोगे तो ये l हो जाएगा, मतलब लैम्डा लेंथ के बराबर है, तो मतलब एक पूरी वेव इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ से ये और ये तो ये होता है हमारा सेकंड हार्मोनिक। यहाँ पे लैम्डा किसके बराबर है, 2l/2, तो l ही रह जाएगी, और यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n = 2 करोगे तो v/l, ठीक है। ये सेकंड है। इस तरह से थर्ड निकालोगे तो 2l/3 हो जाएगा, तो ये 2 की जगह इस बार 3 बन जाएंगे, फिर 4 बन जाएंगे, फिर 5 बन जाएंगे। इस तरह से क्या है, मोड इंक्रीज होते चले जाएंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो इनसे तुम याद रख सकते हो, तुम निकाल सकते हो। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी फिक्स है ना, v/2l मिल रही है, v/l मिल रही है, अगली कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो ये फ्रीक्वेंसी एक फिक्स है कि ये वैल्यू ही ले सकता है, ये इनके बीच की फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, यही फ्रीक्वेंसीज आएंगी, यही वेवलेंथ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली इस पर ही बनेगा कि फर्स्ट हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सेकंड है उसकी कितनी होगी, या फिर इतनी वेवलेंथ है, इतनी ये है तो क्या होगा, ठीक है। नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वेवलेंथ दे देंगे तो λ/2 तुम्हें सीधे सीधे निकाल दी। एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो निकाल देनी है। ये बाउंड्री कंडीशन देते हैं हमें कि बाउंड्री कंडीशन का मीनिंग क्या है, अगर ये वॉल है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही होनी है, इसीलिए हमने इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करा कि यहाँ पे नोड्स ही बनेंगे, क्योंकि ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। तो बेसिकली तुम्हें ये बस 2-4 चीज़ें जो मैंने बताई ये याद रखनी है। थर्ड हार्मोनिक क्या होगा, n = 3 रख के निकल जाएगा, फोर्थ के लिए 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो यही है। बाकी एक और चीज़ है बीट्स,
ठीक है, चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे, थोड़ी सी चीज़ें बस इसके अंदर। अगर तुमसे पूछेगा बीट क्या है, ठीक है, तो अब कोई भी दो हमारी म्यूज़िक है, दो फ्रीक्वेंसी हैं और वो बहुत ही क्लोज हैं आपस में, ठीक है। जैसे मान लो कोई प्रेयर करते हैं वगैरह हम, तो दो बंदे प्रेयर कर रहे हैं, वो साथ में मैचिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है कि वो कभी भी मैच तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पे कभी नहीं बोल सकते, किसी की हल्की सी ज़्यादा होगी, किसी की हल्की सी कम होगी। तो मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी μ1 है, दूसरे की μ2 है, और ये बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो इनकी मान लो ये 7 हर्ट्ज़ पे है और ये 8 या 9 हर्ट्ज़ पे है, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है। तो इनके बीच में एक बीट प्रोड्यूस होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछेगा क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट, तो इसके बीच का डिफरेंस जो होता है 2 हर्ट्ज़, वो तुम्हें बीट की फ्रीक्वेंसी देगा, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। बीट की फ्रीक्वेंसी क्या है, बस इनका डिफरेंस निकाल देना है, आंसर लिख देना है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। एक जो लास्ट टॉपिक है वो है डॉपलर इफेक्ट, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना ईजी फॉर्मूला मैं तुम्हें दे दूंगा कि तुम ये बोलोगे कि भाई क्या ये बता दिया तुमने, ठीक है। सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट होता क्या है ये तुम्हें जानना है। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, चाहे तो मैं मूव कर रहा हूँ या मेरे आगे जो ट्रेन आ रही है वो मूव कर रही है। ट्रेन जो है एक हॉर्न निकाल रही है, किसी फ्रीक्वेंसी पे उसने हॉर्न का साउंड दे दिया, ठीक है, तो उसने जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वो चीज़ निकाली है, मुझे उससे अलग महसूस होगी। अगर वो मेरी तरफ आ रही है ट्रेन तो मुझे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी, अगर वो ट्रेन मुझसे दूर जा रही है तो मुझे फ्रीक्वेंसी वो कम लगेगी, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है ना उससे कम लगेगी। पास आ रही है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, ये मान लो ये ऑब्जर्वर है, ओ से दिखा रहे हैं, ये हमारा सोर्स है, एस से दिखा रहे हैं। इस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो पॉजिटिव होगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। ये कन्वेंशन है, तुम्हें याद रखनी है। अब जो फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालनी है और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये v स्पीड है जो वेव वो निकल रही होगी, किसी भी चीज़ की वेव्स हो सकती है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, प्लस स्पीड है ये हमारी ऑब्जर्वर की, और ये स्पीड है हमारी सोर्स की। ये फॉर्मूला है रामबाण, ठीक है भाई, इसे याद रख लो, सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। अब मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, ये ट्रेन है, ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, मेरी तरफ आ रही है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी और मैं रुका हुआ हूँ, तो vs सोर्स की क्या है, स्पीड नेगेटिव है, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो vs हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ये ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू नॉट v माइनस vs। अब तुम यहाँ देखोगे कि ये फ्रीक्वेंसी नीचे वाली पार्ट जो है स्मॉल हो जाएगा, तो ये इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर तुम्हें इनिशियल फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि इससे उसका साउंड निकल रहा है, तो तुम निकाल सकते हो इसकी हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब महसूस क्या होगी फ्रीक्वेंसी, बस इससे निकल जाएगी। वहीं अगर तुम इसकी तरफ जा रहे हो और ये है हमारा वहीं पे रुका हुआ, तो ऑब्जर्वर इधर को मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर प्लस लेना है तुम्हें, और ये रुका हुआ है तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, ये वाला पार्ट, तो v प्लस वी ओ डिवाइड बाई वी आ जाएगा, ठीक है, तो भी इंक्रीज होगी। अब दोनों ही इधर को मूव कर रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखोगे मिल जाएगी। ये जो v है ना, ये स्पीड उसकी है, जो साउंड वगैरह जो भी आ रहा है ना, जिस भी चीज़ की वेव आ रही है उसकी स्पीड है ये v जो है, और ये म्यू नोट क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसकी, और ये है जो हमें महसूस होगी, ठीक है। ये ऑब्जर्वर की स्पीड है, ये सोर्स की स्पीड है। कोई भी चीज़ इधर को मूव करेगी, सोर्स या ऑब्जर्वर, तो नेगेटिव लेना है, कोई भी चीज़ इधर को मूव करेगी तो उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिक सा। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो vs नेगेटिव होगा और vo पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर को जा रहा है इधर को जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से बन जाएगा v प्लस vo v माइनस vs, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है ना, और ये कन्वेंशन याद है कि ऑब्जर्वर इधर, मतलब ऑब्जर्वर इधर है, सोर्स इधर है, कोई चीज़ इधर को मूव करेगी तो पॉजिटिव है, इधर को मूव करेगी तो नेगेटिव है, तो इस फॉर्मूले से तुम सारी चीज़ निकाल सकते हो खाली फ्रीक्वेंसी के साथ। अब यहाँ पे लैम्डा की रिलेशन होती है v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू वी बाई लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम लैम्डा भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो कि लैम्डा अगर ओरिजिनल ये है तो ऑब्जर्व क्या होगी। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर बस ये फॉर्मूला है, और इसे अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए, मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे बस स्पीड की सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस माइनस तुम्हें याद रखना है, और तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी 11th की फिजिक्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगले 5 लेक्चर के अंदर, 5 या 6 में 12th की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो अगर तुम्हें लेक्चर थोड़ा समझ में आया हो तो अपना फीडबैक दो, बाकी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।